कॉस्ट ऑफ कैपिटल FM CA इंटर 2। हाँ जी, देखना पहले तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 15 तक, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 15 तक कोई डाउट? हाँ, एक क्वेश्चन अभी पेंडिंग था 39, इलस्ट्रेशन 39 पे आओ, क्या कहता है? 39 करने से पहले मैं एक थ्योरी थोड़ी रिवाइज कर दूं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर की थ्योरी है क्या? हाँ जी, देखो वैल्यू ऑफ फर्म V क्या होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि क्या S, और वैल्यू ऑफ डेट यानी कि B। यानी शॉर्ट में कहूं तो V इजिकल टू क्या है? S प्लस B। बोरिंग कर्जे दिए होते हैं, S क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी। हाँ जी, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी S कैसे आता है? प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय क्या? K। प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय K। तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आ जाएगा? S। मैंने आपको बताया था शुरू में एक लिमिट तक, जैसे जैसे बोरिंग बढ़ती है, बोरिंग बढ़ती है, वैल्यू ऑफ S क्या होती है? कम। लेकिन मैंने बताया था कि लिमिट तक जितनी बोरिंग बढ़ती है उतनी वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरती नहीं, थोड़ी कम गिरती है। बताया था ना, अगर बोरिंग 10 बढ़ी तो वैल्यू ऑफ इक्विटी गिर रही है मान लो 8, बोरिंग 20 बढ़ी तो वैल्यू ऑफ इक्विटी गिर रही है 16 या 17 या 15। ये 40 बढ़ रही है तो आप देखोगे ये गिर रही है मान लो 31, ये 50 बढ़ रही है तो ये गिर रही है मान लो 35। ऐसे इसका इफेक्ट क्या होता है? V प्लस होती है। देखो ये 10 बढ़ी, ये 8 गिरी तो V तो क्या हो जाएगी? 2 ज़्यादा। ये 20 बढ़ी, ये 15 गिरी, देखो S माइनस हुई 15, B कितनी बढ़ी? 20। तो फायदा कितना होगा? वैल्यू फर्म 5। ये 40 बढ़ी, ये 31 गिरी तो कितनी वैल्यू फर्म बढ़ेगी? 9। ये 50 बढ़ी, ये 15 गिरी तो वैल्यू फर्म कितनी बढ़ेगी? 15। समझ गए ना? समझे? बोलोगे डाउट? ये चीज माइंड में रखना, एक लिमिट तक, अंधाधुंध नहीं, एक लिमिट तक कर्जे बढ़ना बुरी बात नहीं। जितने कर्जे बढ़ते हैं, कर्जे बढ़ने से वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरती है। क्यों गिरती है वैसे? कर्जे बढ़ने से वैल्यू ऑफ इक्विटी क्यों गिरती है? हाँ, कर्ज बढ़ने से इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ने से प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी क्या होएगा? कम, कम होने से वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होएगी? डाउन। पर कर्जे बढ़ने से वैल्यू ऑफ इक्विटी उतनी ज्यादा कम क्यों नहीं होती? टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, डिवेंचर के ब्याज पे क्या हो जाती है? टैक्स सेविंग। तो उसका इफेक्ट क्या रहता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही इक्विटी का होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। इसमें दो ही चीज़ों का रिलेशन स्टडी किया जाता है, किसका? कैपिटल स्ट्रक्चर S और बोरिंग का। कर्जे बढ़ाएं तो इक्विटी कितनी, कर्जे घटाएं तो इक्विटी कितनी। तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही अवेलेबल फॉर इक्विटी होता है। चलो, जितने कर्जे बढ़ते जाएंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरती जाएगी, पर उतनी नहीं गिरेगी, एक लिमिट तक फायदा है। उसके बाद तो फिर एक लिमिट से ज़्यादा कर्जे बढ़ने से क्या होता है? कर्जे बढ़ने से वैल्यू इक्विटी भी खूब तेजी से गिरने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? एक लिमिट तक तो ठीक है, उसके बाद कई तेजी से बढ़ती है। मान लो डेट आपका 10 था, कई 10%, डेट 20 हुआ, डेट 20 हुआ, कई फिर 10, डेट 30 हुआ, कई 11, डेट 50 हुआ, कई 12, और डेट 80 हुआ, मतलब बहुत बड़ा, तो कई 20 पे पहुंच गई। क्यों ऐसा होता है? रिस्क बढ़ता है। जब रिस्क बहुत तेजी से बढ़ेगा, कर्जे वाली फर्म थोड़े कर्जे तक तो ठीक, जब कर्जे बहुत ज़्यादा होने पे लोगों को खतरा फील होने लगता है। वो पैसा लगाएंगे किस उम्मीद में? रिटर्न मोटी आए तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। समझे? तो कई बढ़ने का रिजल्ट है जब आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्रॉफिट फॉर इक्विटी को किससे डिवाइड करोगे? कई से। अब कई ज्यादा होने से क्या होगा? आंसर छोटा आना शुरू हो जाएगा। जितना बेस में परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ही आंसर वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या आना शुरू हो जाएगा? कम। समझ गए बात? 2-2, 3-3 बार सुनोगे तो ये कहानी समझ आएगी, दिमाग में फिट बैठ जाएगी कि अच्छा इतनी दूर तक की बातें सोचनी पड़ सकती हैं कि जैसे जैसे कर्जे बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ फर्म क्यों बढ़ती है? क्यों बढ़ती है? कर्जे बढ़ने से
क्योंकि इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होती है, प्रॉफिट उतना नहीं गिरता। गिरती तो है वैल्यू ऑफ इक्विटी, गिरेगी नेचुरल है, ब्याज पड़ेगा ज़्यादा तो, लेकिन उतनी नहीं गिरती ड्यू टू टैक्स सेविंग। ठीक, एक लिमिट तक, कहीं भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। कर्जे बढ़ते जाने से कहीं भी बढ़ती जाती। क्यों? अगलों को लगता है भैया अब खतरा बढ़ गया फर्म में, कर्जों पे चल रही है, उसमें पैसा तो लगाएंगे जब रिटर्न क्या होगी, ज़्यादा। ठीक, लेकिन एक स्टेज के बाद कर्जे बढ़ने पे रिस्क इतना ज़्यादा फील होने लगता है, लोग क्या है या तो लगाना छोड़ देंगे आपकी फर्म में, या लगाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इकई फालतू एक्सपेक्ट करेंगे। क्लियर? शेयर का रेट भी तो गिर सकता है कर्जे ज़्यादा कर्जों वाली फर्म में, ऐसा तो कई क्या हो जाएगी, ज़्यादा। शेयर का रेट गिरना वाजिब है, वजह है जब कर्जे बहुत ज़्यादा आप लगा दोगे ऐसी फर्म में पैसा शेयरों में, आपको खतरा लगेगा कर्जों वाली फर्म में। एक फर्म खाली मैदान है, आप ही आप हो, बस कर्जे है ही नहीं, उसमें तो सारा आपका ही इक्विटी का, उसमें आप थोड़ा पैसा ज़्यादा भी लगा दोगे, फर्म नो रिस्क फर्म है, ब्याज ही नहीं जिस फर्म में, खतरा क्या है, समझ रहे हो? जैसे जैसे कर्जे बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद गिरनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह केई का बढ़ना। अब आप ये भी पूछोगे केई कैसे बढ़ती है? केई का फॉर्मूला क्या होता था, D1/P0। डे बाय डे कर्जे बढ़ेंगे तो P0 यानी मार्केट रेट शेयर का क्या हो जाएगा, डाउन। कर्जे बढ़ने से, बहुत करने थे, जब P0 डाउन हो गया तो केई क्या हो जाएगी, अप। D1/P0 है, मार्केट रेट गिरेगा लिमिट से ज़्यादा कर्जे होने पे, बाजार में शेयर का रेट गिरेगा तो D1/P0 + G। P0 डाउन होने से केई अप हो जाएगी, केई अप होने से वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, डाउन। केई अप होने से, यहाँ नीचे ज़्यादा रखने से वैल्यू ऑफ इक्विटी डाउन, और रिजल्ट क्या होएगा, जो वैल्यू फर्म बढ़ रही थी वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम। एक लिमिट तक कर्जे ठीक हैं, उसके बाद अच्छे नहीं हैं। समझ गए सारी कहानी? फिर करूँगा जब कैपिटल स्ट्रक्चर करूँगा, तब जाके याद रहेगा आपको अच्छे से सारी बातें। FM सब्जेक्ट में ये मेन टॉपिक है, ये उसका ये वाला रिलेशन। चलो अब मैं आता हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ये सारी कहानी माइंड में रखना आप। एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगर ये बातें माइंड में है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, अगर ये बातें दिमाग में नहीं घुसी तो ये क्वेश्चन होना नहीं। देखते हैं 39 क्या कहता है, पढ़ो। ABC लिमिटेड इज कंसीडरिंग वेरियस लेवल ऑफ डेट। एक कंपनी है 39 में जिसका नाम है ABC, और वो अलग अलग लेवल के डेट की बात कर रही है। प्रेजेंटली इट हैज़ नो डेट, प्रेजेंटली कोई डेट नहीं है, और टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म 15 है। सुनो, एक कंपनी है, कंपनी हैज़ नो डेट, यानी बोरिंग क्या कंपनी की, 0। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म V क्या है, S + B होता है। तो इस कंपनी में वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, V। 15 वैल्यू ऑफ इक्विटी है, कर्जे तो है ही नहीं। वैल्यू ऑफ इक्विटी ही क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म, क्यों, कर्जे है ही नहीं। ओके 15 हैं। आगे चलो। बाय अंडरलाइंग लीवरेज, लीवरेज वर्ड का मतलब चैप्टर है पूरा लीवरेज। लीवरेज मतलब कर्जों को लेना बिजनेस में। लीवरेज बढ़ेगा, ब्रैकेट में याद दिलाया इसने कि लीवरेज का मतलब ये कहना चाहता है कर्जे लेना। कहता है जैसे जैसे कर्जे लेंगे, इट इज बिलीव दैट इट कैन अचीव टैक्स एडवांटेज इक्वल टू 20% ऑफ अमाउंट ऑफ डेट। अच्छा, पता ही क्या कह रहा है, कर्जे कितने लेंगे वो तो देख लेंगे। कहता है कर्जे लेने से क्या होगा, टैक्स के बेनिफिट की वजह से 20% कर्जों का फायदा होगा। पता है 20% फायदे का मतलब क्या कह रहा है, अगर कर्जे 10 लाख लेंगे, बोरिंग कितनी बढ़ेगी, बोरिंग 10, इक्विटी गिरेगी कितनी, 8। क्या फायदा होगा, 20% फायदा होगा। देखो ये कह रहा है, सारा क्वेश्चन नहीं मैं सोल्व करके दिखा सकता। कहता है अगर डेट अपा कितना लेंगे, मान लो डेट 5 का लेंगे, तो इधर बोरिंग में 5 बढ़ेगा, ये गिरेगी ना, ये 20% कम गिरेगी, ये 5 बढ़ेगा तो ये क्या है, ये गिरेगी, लेकिन ये कितनी गिरेगी, 5 का 80%, मतलब ये कितनी गिरेगी, 4। नेट रिजल्ट क्या होगा, ये गिर के क्या रह जाएगा, 11, और ये 5 तो 16 वैल्यू फर्म होगी। यानी 5 का कर्जा है, उसका 20% वैल्यू फर्म
कितनी होगी 16। ऐसे है ना, आज वैल्यू फर्म 15 है ना, इफ डेट कितना लोगे 5, तो हमारी वैल्यू फर्म जो आज है ना वो कितनी हो जाएगी 5 का 20% और कितनी हो जाएगी 16। अगर डेट हमारे कर्जे हमारे 10 लाख के होंगे तो क्या होगी, वी अपनी आज 15 है ना, कितनी होगी, कर्जे 10 लेने से बी बढ़ेगा, एस गिरेगी, बोरिंग बढ़ने से वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरेगी। लेकिन मुझे नहीं पता प्रॉफिट कितने हैं, मैं सोल्व करके नहीं दिखा सकता। क्या आपको सर सोल्व ही कर लो ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी कहाँ से करूँ, प्रॉफिट हो, डिवेंचर पे इंटरेस्ट हो, टैक्स हो तो करूँ ना। उसने कहा क्या ज़रूरत है, मैं आपको कह रहा हूँ ना 10 के कर्जे हैं तो उसका 20% वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ के क्या हो जाएगी, कर्जों का 20% वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। अब बताना अगर डेट 40 लाख के हो तो क्या होगा, वी कितनी होगी, आज 15 है ना, 40 के कर्जे होंगे तो वैल्यू फर्म कितनी हो जाएगी। समझ गए कहानी क्या है। और इसके पीछे वो कहानी है, कर्जे बढ़ने से वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरेगी, वो इतनी नहीं गिरती जितनी डेट बढ़ेंगे। कितनी गिर रही है, 20% कम, यानी 10 के कर्जे 8 वैल्यू गिरेगी, 5 के कर्जे 4 वैल्यू गिरेगी, 20% कम। तो उससे रिजल्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती तो है एक लिमिट तक, उस लिमिट के बाद तो कर्जे बढ़ने से वैल्यू ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा गिरनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह क्या है, केई का बढ़ना, रिस्क बढ़ना। ऐसा है ना। चलो अब मैं इस क्वेश्चन में और पढ़ता हूँ आगे क्या कहता है। इसने ये बात बता दी है कि 20% कर्जों का क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। आगे पढ़ो क्या कहता है, कहता है हाउएवर कंपनीज कंसर्न्ड विद बैंक्रप्सी एंड एजेंसी कॉस्ट as well as lenders increasing the interest rate if it borrows too much। ऐसा है, कहता है जी जब आप कर्जे कुर्जे लेते हैं ना, एक खतरा बढ़ता है बैंक्रप्सी का, हिसाब किताब का, और लेंडर है ब्याज भी बढ़ा देता है। अब एक बंदे से कर्जा ज़्यादा लोगे, बढ़ाते जाओगे, अगले को भी खतरा होता है, वो भी ब्याज चक देता है, तो फ़ायदा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम। क्या कहता है, कहता है कंपनी बिलीव करती है कि अगर 5 मिलियन तक का कर्जा ले लेना, ये वाली कॉस्ट नहीं लगेगी, बैंक्रप्सी, एजेंसी, सलाह मशवरा और इंटरेस्ट हाई। लेकिन हर 5 मिलियन और लेने पे तो ये जो साइटेड कॉस्ट है ना 3, ये वाली कॉस्ट लगनी शुरू हो जाएगी, और इनकी प्रेजेंट वैल्यू जैसे जैसे कर्जे ज़्यादा लोगे ये कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। अब ये कहानी सुना रहा है नीचे, कहता है प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड इन द फॉलोइंग वेरियस लेवल ऑफ डेट। 5 के कर्जे और लोगे तो ये जो कॉस्ट है ना, बैंक्रप्सी, एजेंसी, बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा कॉस्ट, सीधी बात है। देखो जब कर्जे लेते हो बड़े खर्चे और शुरू हो जाते हैं। कैसे, कर्जे लोगे तो बीच में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसका खर्चा, कोई गारंटी देनी पड़ जाएगी, उसका खर्चा, और इंटरेस्ट भी अगला ज़्यादा बढ़ा देता है एक लिमिट के बाद, वो खर्चे। तो कहता है जी 5 मिलियन तक का कोस्ट लोन ले लो ना, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, हर 5 मिलियन पे खर्चा बढ़ेगा। कैसे, देखना कैसे कह रहे हैं, देखो 5 से 10 मिलियन लोगे तो खर्चों की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 0.6, 15 का लोगे तो खर्चों की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1.2, 20 का कर्जा लोगे खर्चों की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 2, 25 का लोगे तो 3.2, और 30 का लोगे 5। अब देखना, हाँ जी, अपनी वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि वी, वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि एस, वैल्यू ऑफ डेट यानी कि बी कितनी है प्रेजेंट में, वैल्यू ऑफ फर्म एट प्रेजेंट कितनी है, वैल्यू ऑफ फर्म वी एट प्रेजेंट कितने रुपए की है, 15 मिलियन की है ना, कर्जे है नहीं अपने पास, ठीक। अगर अपन डेट कितना लेंगे, अगर डेट यानी कि बोरिंग कितना है 5, देखिए वैल्यू ऑफ फर्म क्या आएगी, बोलो वैल्यू ऑफ फर्म वी कितनी आएगी बताओ, 15 की तो आज है ही है ये वाली, प्लस 5 का 20% वैल्यू बढ़ेगी, वो कह रहा था, उसकी कहानी सुनाई है मैंने। कहता है जी कर्जे बढ़ेंगे, इक्विटी की वैल्यू गिरेगी, पर उतनी नहीं गिरेगी, 20% फायदा होगा। तो कितना फायदा होगा, 1 का फायदा होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी होगी बोलो, 0.5 तक, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई बोलो 16। हो गया ये। अगर कर्जे कितने हैं, अगर डेट अपने बोरिंग कितने की है 10,
तो देखें क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म वी कितना होगा 15 प्लस 15, 10 का 20% कितना 2 माइनस 0.6 कितना आएगा ये, बोलो कोई डाउट। अगर डेट कितने हैं, डेट 15 के हैं, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आएगी, बोलो वी, करते जाओ बार बार बस, कितनी 15 का 20% वैल्यू ऑफ फर्म 3 बढ़ेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट, गारंटियां दिलवाने की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की, ब्याज भी महंगा हो जाएगा, तो वो जो खर्चे एक्स्ट्रा लगेंगे उनकी कॉस्ट क्या है 1.2। एक स्टूडेंट कहता है ब्याज कुछ तो इधर आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी गिराने में ब्याज ने रोल प्ले किया है, ये एक्स्ट्रा वाला ब्याज है नॉर्मल के, वो सिक्योरिटी गारंटी वो सब फाइलिंग चार्जेस वो 1.2 लगेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 16.8। कर लोगे आगे चलते चलो। तो आंसर देखो, वेरियस लेवल ऑफ फर्म 5 के डेट थे तो कितना आंसर था, प्रेजेंट वाला तो चलो 15 है, जब डेट था ही नहीं, लेकिन जब डेट 15 के थे तो आंसर क्या आया 16, और जब डेट 10 के थे आंसर आया 16.4, जब डेट 15 के थे आंसर आया 16.8, जब डेट 20 के थे आंसर आया 17, जब डेट 25 थे गिरना शुरू हो गया, देख लो, जब डेट 25 थे 16.8, जब डेट 30 हो गए तो आंसर क्या आया 16, यानी उल्टी गिनती शुरू होगी। कब तक सबसे टॉप पे आप, जब डेट कितने थे, देखो 20, जब डेट 20 थे तो वैल्यू ऑफ फर्म बताना, वैल्यू ऑफ फर्म वी कितनी थी बताओ 15, 20 का 20% कितना 4 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी कॉस्ट, गारंटी और वो सब एजेंसी कितनी 2, तो आंसर कितना आ रहा है 19 माइनस 2 17, सबसे पीक पे हो जब डेट 20 है। इसके बाद डेट जब 25 हुए तो क्या हुआ, 5 जुड़ेगा, 25 का 20%, 3.2 कम होगा, तो आंसर 16.8 रह जाएगा, गिरना शुरू हो गया। एक लिमिट तक तो डेट आने से वैल्यू फर्म बढ़ी, उसके बाद कम होनी शुरू होगी, तो कर्जे लिमिट में ही लेना, 20 से ज़्यादा कर्जे मत लेना, कर्जे लिमिट में लेना। कितने लोगे अराउंड कर्जे 20 से ज़्यादा के कर्जे नहीं लेना। समझ आ गया आंसर, क्वेश्चन दिमाग में आ गया ना सारा, ये क्या लिंक है इस सारे सिस्टम का, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे लेना अच्छी बात है किसी भी फर्म के लिए, एक लिमिट के साथ, क्योंकि टैक्स शील्ड यानी टैक्स का फायदा होता है, टैक्स की सेविंग होती है ब्याज पे, इस वजह से। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर लेना अच्छी बात नहीं, क्यों, क्योंकि उनको डिविडेंड कौन से प्रॉफिट में से देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उस पे टैक्स की सेविंग नहीं होती, इसलिए डिवेंचर या बैंक लोन अच्छी चीज है। चलो इसके बाद तो रेपिटेड क्वेश्चन शुरू हो गए, मुझे बताओ कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ क्या, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है 23 पेज ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा था, या 14 नंबर अच्छा था, ये 4, 14, 15, इनमें से बताओ कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो, 4, 14, 15 ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, बाकी तो CAPM मॉडल RF प्लस बीटा RM माइनस RF वो किया अपने, बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू भी किया है, और कभी ग्रोथ गायब हो तो ग्रोथ ढूंढने का तरीका भी मैंने आपको बताया, वो भी किया है, अर्निंग टू यील्ड वाला भी किया है, 4th क्वेश्चन में यूज कर रहा है। बोलो इस 15 नंबर तक क्वेश्चन में कोई भी डाउट। इसके बाद जो क्वेश्चन है 16 नंबर, देख के आपको लग रहा है किया हुआ है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, KE KP KD यूज करो, KD 2 है, 2 तरह के कर्जे हैं, KD 2 बार आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, कितनी KD आएगी बताना, 15% डिवेंचर दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में जो आज नोट्स दिए हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है कि डिवेंचर 20 लाख के 15% वाले, बस नीचे और तो कोई डाटा है ही नहीं, करो KD निकालना, टैक्स की रेट 30% है, तो 15 का 30% करोगे तो 10.5 आ जाएगा, 10.5 KD आ गई, एक और KD आएगी, 10% वाले डिवेंचर है तो उसका 30% कम करो, कितनी आ जाएगी
7%। तो केपी दे ही रखी है 12%, केई आप निकाल लो, कहता है जरूरत नहीं मैं बताता हूँ, केई नीचे बता रहा है कितनी 16.30, तो केई 16.30, केपी दिख रही है 12%, केडी 10.5%, के और वो अपना केडी एक और 10%। लगाना केओ का फॉर्मूला क्या है, लगाओ पहले नंबर केडी, केडी कितनी है 10.5%, ऐसे लगाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 16 में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 23 पे केओ या WACC निकालोगे, केडी 10.5% है, कितने डेट हैं ये 20 लाख के, टोटल डेट कितने इनका टोटल करना बुक वैल्यू 65 12 20 8, 65 12 20 8, टोटल वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने रुपए की है 1 करोड़ 5 लाख, तो 20 लाख बटा में 105 लाख। एक और केडी है 10 - 30 7%, कितने कर्जे हैं वो 8 लाख बटा में 105 लाख। फिर करो केपी, केपी कितना है दे ही रखा है 12%, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, 12 लाख बटा में 105 लाख। फिर करो केई कितना है सोल्व करके दे रखा है 16.30, कितनी इक्विटी है अपनी 65 लाख बटा में 105 लाख। तो बोलो मुझे केओ या WACC कितना आ गया, केओ या WACC कितना आ गया, ये 13.99% आ गया। बोलो कोई भी डाउट, हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन पढ़ के बताना, आप कर लोगे या मैं करूंगा, देखना पढ़ के बता दो आप। कहता है 17 क्वेश्चन, ABC कंपनी का शेयर बाजार में 25 रुपए का है आज की रेट में करंटली, और कंपनी डिविडेंड 2 रुपए पर शेयर देती है, इन्वेस्टर कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है 6%, तो के निकाल दो, इसमें क्या है D1/P0 + G, D1 कितना है कंपनी 2 रुपये डिविडेंड देगी, पर 2% डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, इन्वेस्टर 6% ग्रोथ, तो नेक्स्ट ईयर कितना दे दो 2 का 6% जोड़ दो 2.12 आ जाएगा, 2.12 अपॉन में 25 मार्केट रेट प्लस ग्रोथ रेट 0.06, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कंपनी ने 10% डिवेंचर इशू करना है जिसकी फेस वैल्यू क्या है 100 रुपये, इशू कितने में करेगी 96 रुपये में, रिडीम कितने में करना है 12 साल बाद 112 में। हाँ जी, इस क्वेश्चन में टैक्स का पॉइंट है क्या, इस क्वेश्चन में टैक्स का पॉइंट नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन में है क्या, हाँ एज्यूम क्वेश्चन में ही है फिर टैक्स 50%, तो आप मुझे केडी बता दो। अब ये रिडीमेबल डिवेंचर है तो कौन सा फॉर्मूला सही है 17 का सेकंड, केडी का फॉर्मूला क्या है रिडीमेबल है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस रियलाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एन, रिडीमेबल वैल्यू प्लस रियलाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, लगाओ केडी। इंटरेस्ट कितना है बोलो, फेस वैल्यू 100 का कितना इंटरेस्ट है बोलो, 100 का 10% 10 रुपये, जिसमें से 50% टैक्स कम कर लेना। रिडीमेबल वैल्यू बताना कितनी है, रिडीमेबल वैल्यू बता रहा है हमें कितनी 112 है ना, 100 का 12% 112, रियलाइज वैल्यू 96 डिवाइडेड बाय 12 साल डिवाइडेड बाय 112 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया सोल्व करके केडी, ये आ गया 10 - 5% 50% 5, ये करना है 112 - 96, 16 आ गया क्या 112 - 96 16, 16 बटा में 12 डिवाइडेड बाय 112 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2 104, इसको सोल्व कर लो केडी, ये 5 प्लस कितना आ गया ये 16 बटा में 12 करना 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 1.33 आ जाएगा क्या, 1.33 प्लस 5 6.33 अपॉन 104 इंटू 100, बोलो केडी कितना आ गया 6.09, केडी 6.09 आंसर आ गया। ये अपन ने उससे किया है, इन्होंने अर्निंग टू इल्ड से किया है, अर्निंग टू इल्ड से, तो अर्निंग वो तो है ही है ना, अर्निंग टू इल्ड समझे क्या, ऐसे सोच के देखो 12 साल कितना ब्याज दोगे, अर्निंग टू इल्ड बताया था ना कैसे करते थे वो, बहुत जरूरी है वो समझना, वैसे तो शॉर्टकट से कर लिया
लेकिन मैंने आपको बताया था लॉन्ग कट, ट्रायल एंड एरर मेथड, अर्निंग टू इल्ड, इल्ड टू मैच्योरिटी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 17। इल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है भाई? आपको रियलाइज वैल्यू कितनी आई है आज? 96। रिडीमेबल वैल्यू आफ्टर 12 ईयर कितने देने आपने? 112। एनुअल इंटरेस्ट कितने रुपए का है? नेट 10 रुपए का है, 50% टैक्स बच जाएगा तो कितना? 5। तो आप देखो, आप 96 रुपए लेके हर साल 5 रुपए ब्याज दे रहे हो और 112 बाद में। देखे ट्राई मार के कितने पे आंसर आता है? 10 से करके देखूं? ईयर लिखो, ईयर 1 से लेके 12 साल। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट, अच्छा ये लिखो क्या, ये आउटफ्लो क्या हो रहा है बोलो? आउटफ्लो, आउटफ्लो हर साल होना है 5 पर annum, और डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। कैलकुलेटर पे बताना, और 12th ईयर में क्या देना है आपने? 112 रुपये देने हैं। तो आप मुझे बताना, कैलकुलेटर पे करो, 1/1.10 10 बार इक्वल करके, नहीं सॉरी, कितने बार? 12 बार। 1/1.10 12 बार इक्वल करके बता दो। 12 टाइम कितना आ रहा है? सम करके बताओ। प्रैक्टिस होनी चाहिए। 6.813 6.813 तो आ गया। 12वां भी बताना है मेरे को, यहाँ 12वें साल का बताना है। आराम से करो। 1/1.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ही मैंने 12वीं बार इक्वल किया तो 0.318 आया मेरे कैलकुलेटर पे, यही आया। जीटी दबाया तो टोटल आया 6.81 आ रहा है, 81 आ रहा है ना? हाँ 6.813। ओके, अब आप प्रेजेंट वैल्यू बना लो एट 10%, कितनी आ रही है? करो 5 को 6.81 से करना 30, और ये करना 112 को इससे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एट द रेट 10% कितना आ रहा है? ये करना 112 को 0.318 से टोटल करना लेस इनफ्लो, यानी रियलाइज वैल्यू कितनी थी? 96। तो एनपीवी क्या आ रही है एट 10%? देख लेते हैं, बताओ ये 6, ये तो माइनस आ गया। कितना? ये तो माइनस आ गया, बहुत माइनस आ गया। तो रेट क्या करनी होगी? अब मुझे ट्राई करना है, रेट घटाऊं के बढ़ाऊं? घटाओ, आंसर बड़ा करना है। माइनस आ गया तो 5% पे ट्राई मारूं। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 5% बताओ। कैलकुलेटर चलाओ, 1/1.05 करो, 1/1.05 इक्वल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वीं बार किया तो ये 0.556 आया, और जीटी दबाया तो 8.86 आया। यही आया ना? प्रेजेंट वैल्यू एट 5% बताओ। करो इसको मल्टीप्लाई 8.86 को किससे? 5 रुपये से। ये आ गया 44 रुपये 316। इसको करो 112 को करो किससे? 112 को करो 0.556 से, तो ये आ गया 62.272। तो प्रेजेंट वैल्यू एट 5% कितनी आ रही है? 588। लेस रियलाइज वैल्यू या इनफ्लो कितने रुपए था? 96। तो यहाँ तो एनपीवी एट 5% कितनी आ रही है? यानी आंसर ज़्यादा मतलब कम आ गया, मतलब सॉरी प्लस का आ गया। तो अब रेट क्या करूँ? बढ़ाओ, 6 लगा के देख लो। पर हम करते थोड़ी रहेंगे बार बार। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एनपीवी एट 10% तो नेगेटिव है, कितने रुपए? 26.319। एनपीवी एट 5% क्या है? प्लस, कितनी? 10.58। तो हमारे पास वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है ना, वही केडी है। क्या लो रेट कितनी? 5% प्लस पॉजिटिव एनपीवी 10.58, पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी प्लस हो जाएगा 26 पॉइंट। ये डिफरेंस इन रेट करो सॉल्व।
आपको मैंने बताया था ये IRR का फॉर्मूला इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही KD है, ये किसी और चैप्टर का कंसेप्ट है, कई जगह काम आता है। 10.58 प्लस 26.39 या 26.319 इक्वल किया 36 पॉइंट समथिंग आया, डिवाइड दबाओ फिर इक्वल इंटू 10.58 इंटू में कितना 5, जो आया उसमें ये 5 जोड़ दो, ये आता है लगभग 6.43% आ गया ना। और जबकि यहाँ कितना आता है, ये वेरी करेगा, मेथड है, राउंड अपने आप हो जाता है, समझे? सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा वेरी करेगा थोड़ा बहुत। डेसिमल पे भी डिपेंड करता है, ये आप डेसिमल कितने ले रहे हो, ये वाले कोई 2 डेसिमल ले रहा है, कोई 10 डेसिमल ले रहा है, पूरे कैलकुलेटर वाली डिजिट ले रहा है सारे, उससे भी फर्क आ जाता है। बाकी कंसेप्ट क्लियर होने से मतलब है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने इतने % कॉस्ट उठाई है, 96 रुपये लेके 112 एक देंगे 12वें साल, और हर साल 5 एक देंगे। क्या कॉस्ट पड़ी आपको? 6 पॉइंट कुछ रुपये % कॉस्ट पड़ी। इसका मतलब अगर इसमें से 5 और 112 में से मैं डिस्काउंटिंग करूँ ना 6.43 से, घर के कर लेना ट्राई, 1 डिवाइडेड बाई 0.643 1.0643 इक्वल मल्टीप्लाई करोगे तो आउटफ्लो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा, और NPV क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब ये है, यानी इसमें से इतना निकाल दूँ ना 112 और 5 में से 6.43% निकाल फेंकूँ तो रिलाइज वैल्यू कितनी? यही आ जाएगी 96 के बराबर प्रेजेंट वैल्यू। NPV क्या आ जाएगी? 0। आया समझ? हाँ, ये माइनस में आ गया, 5 कम नहीं पता मेरे को, कम लेना है ये पता है, क्योंकि आंसर को क्या करना है, ये वाली चीज को हमें क्या करना है? बड़ा करना है। ज़्यादा निकाल दिया आपने, ये इसका मतलब पता है कि आपने क्या ट्राई किया? ये कॉस्ट पड़ रही है 5 रुपये, 12 साल में 60 रुपये एक दे रहे हो आप, 12 साल में 5 5 5 5, और 12वें साल 112 दे रहे हो आप। कितने रुपए दे रहे हो आप? 60 एक दे रहे हो, 112 एक, 172 रुपये दे रहे हो। कितने रुपए लेके आज? 96 रुपये आज ले रहे हो, हर साल 5 5 5 वो, और 112 वो। कितने रुपए दोगे आप? 172। कितने लेके? 96। ये 12 साल में कॉस्ट पड़ रही है तो ही दे रहे हो एक्स्ट्रा। तो मैंने निकाल फेंका, मैंने सोचा शायद 10% कॉस्ट पड़ रही है, ट्रायल एंड एरर, इल टू मैच्योरिटी, 10% निकाल फेंका इसमें से। तो मैंने देखा 10% निकाल के तो आंसर अभी ज़्यादा निकाल दिया मैंने, इतना नहीं, ये तो 69 रह गया, 10% निकाला, जबकि बचना चाहिए 96, मैंने ज़्यादा निकाल दिया। इतनी नहीं है कॉस्ट, ज़्यादा निकाल फेंक दिया, इससे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कम होगी, यानी इतना नहीं कमाया, इतना नहीं है कॉस्ट, कम है। मैंने ट्राई किया 5, अगर आप 15 लगा दोगे और ज़्यादा माइनस आ जाएगा, आंसर और छोटा हो जाएगा। मुझे आंसर क्या करना है? बड़ा, ये वाली चीज़ को बड़ा करना है। मैंने कहा 10 निकाला तो ये तो छोटा हो गया काफ़ी, 5 या 6 या 7 निकाल फेंकूँ ऐसे। वो 5 पे ट्राई करो, 6 पे, 4 पे, आपकी मर्जी है, क्योंकि कई बार हमने 7 पे ट्राई किया, फिर प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, फिर आप 5 या 4 ट्राई करोगे, ऐसे ही करना पड़ता है। ये तो बाई चांस मैंने 5 ट्राई किया, 5 में आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव। ये बताता है कि भैया, इसका मतलब समझो, हम ये जो पे कर रहे हैं, और आ रहा हूँ बस 5 मिनट, बोलो कोई डाउट? मैंने इसमें से कितना निकाल फेंका? मैंने इसमें से 5% निकाल फेंका। जब मैंने 5% निकाल फेंका तो मैंने देखा भैया इससे तो ज़्यादा कॉस्ट है, 5% निकालना ना इस 60 और 112 में, तो नेट वैल्यू 106 बची, हमें तो 96 आए हैं, यानी हमने और ज़्यादा निकालना है थोड़ा सा। 10 निकाला तो माइनस आ गया, 5 निकाला तो प्लस, यानी आंसर 5 और 10 के बीच में 6 निकाल लो या 7 निकाल लो ऐसे। पर हम लगे थोड़ी रहेंगे यूं ही करने में, तो हमने एक आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव लिया, उसके बीच में आंसर ढूंढ लिया आपने। हाँ क्या? कैसे? 96 की फ्यूचर वैल्यू तो 172 रुपये, 12वें साल ना निकालना, जो आप 96 में जोड़ते जाओगे हर साल 6 जोड़ के देख लेता हूँ, वो पता कब सही होगा? जब आपको 12वें साल 172 देने होते। ये पता क्या कह रहे हैं? 70 एक और ट्रिक लगा लो भी, अपने पास 96 आए। सुनो एक्चुअल में ना ये जो सब्जेक्ट है ना, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स भी बीच में लपेट रहा है,
मतलब ये कह रहे हैं कि सर एक तरीका ये भी तो चल सकता है, कोशिश करें तो 96 आए, कुछ कॉस्ट पड़ी अपने को हर साल, तुक्का लगा के देखें 96 में 5% जोड़ें तो क्या 172 बन जाए। 172 कब बनना चाहिए? 12वें साल। फिर तो लगा लो 12वें साल 172 थोड़ी देना है, बीच बीच में देना है। अगर ऐसा होता ना तो सही कह रहे हो, अगर मैं कहूँ आज 96 लेके बीच में कुछ नहीं देना, 12वें साल 172 देना है, बोलो कॉस्ट, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू करके इस तरह करने की बजाय आप जो कह रहे हो ऐसे भी मार लेता मैं ट्राई। 96 में मैं हर साल 12 साल तक जोड़ जोड़ के देखता 5% 172 कब बनता है। पर यहाँ तो 172 इकट्ठा नहीं बनाना ना, यहाँ तो 5 करके बीच में देना है। पंगा समझ आया ना? ये फर्क है उस बात में जो आप कह रहे हो। बोलो कोई डाउट? हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन है, कशिश बोलो कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 17 में कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 आप होमवर्क में करना, पीछे मैंने करवाया था वो डेट इक्विटी रेशो 3:7 है। आपको और पैसा 10 लाख चाहिए तो 3/7 में 3 लाख के कर्जे और 7 लाख इक्विटी। इक्विटी में क्या पड़ा है? रिजर्व एंड सरप्लस। केडी आप निकाल लोगे, वो था ना इतने तक, तो 180 तक 10%, उसके बाद 16% करवाया था ये क्वेश्चन, वही है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इक्विटी की के निकाल लो, डाटा दे रहा है, के पी निकाल लो, के डी निकाल लो, टैक्स की रेट दे रखी है, तो बस उसके बेस पे आपको क्या है, के ओ निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, निकाल लेंगे, कोई खास बात नहीं। 20वां क्वेश्चन नए प्रपोजल की बात करता है, प्रपोजल से पहले और बाद। पहले तो क्या है, जो एग्जिस्टिंग डेट है, कैपिटल है, इक्विटी है, उसके बेस पे क्यों निकाल लो। नए वाला तो कह रहा है इतने पैसे और चाहिए, कर्जों से लोगे तो कर्जा इतने % पे मिलेगा, इक्विटी इतने में इशू होगा, प्रेफरेंस इतने में, तो नई मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा जो पैसा चाहिए उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसकी क्यों निकाल लेते हैं आप। कि अपने क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चैप्टर हो जाएगा आपका। कौन सा? कल जो पेज दिए थे उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में थर्ड पढ़ लेता हूं क्या कहता है। थर्ड क्या कह रहा है? कंपनी ने 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले पार पे इशू किए 1 अप्रैल 12 में। कब देने हैं? ये 1 अप्रैल 22 में, यानी 10 साल बाद देने हैं। यानी इससे मुझे पता लग गया रिडेम्पशन कब होनी है, 10 साल बाद। और कहता है कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट 1/4/17 को व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर कितने रुपए हैं? 80। तो 80 रुपए का आज जो रेट है 80 रुपये, यानी ये मानो कि आज ये शेयर का भाव 80 रुपये है, टैक्स की रेट 35% है, 10 साल बाद कितने देने हैं आपने? पार पे 100 रुपये देने हैं। तो वो फॉर्मूला लगाओ। इंटरेस्ट कितना देना है फेस वैल्यू पे हर साल? 10%। 10 में से 35% टैक्स बच जाएगा, तो कितना इंटरेस्ट पड़ेगा आपको हर साल? हर साल कितना इंटरेस्ट पड़ेगा आपको? 65 पैसे, 6.5। चलो मैं ना यहाँ करता हूँ, मुझे बताना, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो सकती है, आप बताना मुझे। क्या हमें कह रहा है 10% डिवेंचर है, फेस वैल्यू कितने वाला? 100 रुपये वाला। आज रिलाइज वैल्यू मान लो मार्केट रेट के ऊपर इशू होगा, मार्केट प्राइस कितने रुपये है? 80। कल को रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी? 100 आफ्टर 10 ईयर। तो टैक्स की रेट कितनी है कंपनी पे? 35%। मुझे बताओ हर साल आपको इंटरेस्ट कितना पड़ेगा हर साल? 100 रुपये की फेस वैल्यू पे 10%, 10 रुपये माइनस 35% टैक्स बच जाएगा, तो 6.5 रुपये। तो आप केडी निकाल लो, केडी का फॉर्मूला क्या है? 6.5 रुपये। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? 100, रिलाइज वैल्यू 80, 10 साल बाद 100 + 80 डिवाइडेड बाई 2 × 100। केडी कितना आ जाएगा? करो 6.5, ये 20/2 आ जाएगा, 2 रुपये, और ये आ जाएगा 90 × 100। करना सोल्व केडी। अच्छा 5 साल बाद देने हैं क्या ये जो पैसे चुकाने हैं? ठीक है, 5 साल बाद देने हैं। कितने पैसे? ये कह रहा है कंपनी वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1/4/17 व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 80।
यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, 100 रुपये में रिडीम करना है, 80 रुपये रेट 5 साल बाद चुकाने हैं, ये कह रहा है क्या? बस ये पता क्या कह रहा है, 10 साल बाद नहीं चुकाने, 5 साल बाद चुकाने हैं, पर कितने चुकाने दे नहीं रखा। मान लो वही बस 10वें साल देने हैं वही। रिडीमेबल रिलाइज वैल्यू जो है वो 80 रुपये, वो कब की है? जो रिलाइज वैल्यू है वो अपने को ये बोलना चाहिए ना, एक यहाँ पे कह रहा है 1/4/12 से मेच्योर होने 1/4/22, गलत लग रहा है मेरे को तो। ये पीरियड ऑफ डिबेंचर 10 साल बनता है ऐसे, तो यहाँ ठीक करो, ये ऐसे देखो, ये है 5 साल, गलत है, वो मिस प्रिंटिंग है। वो क्या है 1/4/12 नहीं है, वो शुरू में 1/4/17 होगा, कुछ नहीं और। इशू ही आप 1/4/17 को कर रहे हैं और कोई लॉजिक नहीं है उसका। वो डेट ही 1/4/17 करो, पीरियड ही 5 साल का है। हाँ, ये ऐसे होगा, इशूड इफ इशूड ऑन 1/4/17, रिडीम्ड ऑन 1/4/22, कितने का? 80 रुपये मार्केट में रेट होगा 1/4/17 को, और रिडीम कुछ नहीं बोला पार पे। ईयर कितने? 5। इंटरेस्ट कितना? 10 रुपये, 100 का 10%, 10, 35% टैक्स की बचत होगी, तो कितना? 6.5। ऐसे ही होगा, और तो कोई डाटा ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ ईयर कितने हैं वो, ये लो 5 है और कुछ नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? 20 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 4। तो ये 10.5 बटा में 90 इंटू 100 कितना आ गया? ये सही लिखा क्या मैंने? 100 + 80 बटा में 2, 90। 6.5 + 4 10.5 बटा में 90, 10.5 बटा में 90 इंटू में 100 कितना आएगा? 6-7%। सही है, बस वो कुछ नहीं है, वो डेट ऐसे है, कंफ्यूज कर रहा है वो डेट है, वो डेट जो है 1/4/17 कर दो बस, और कुछ नहीं है। बोलो कोई डाउट? कर लो, ये चैप्टर हो गया, सारे क्वेश्चन हो गया, ICI वाले भी बहुत से एक्स्ट्रा भी हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब ये बेस हो गया आपका। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आगे। एक तो वैल्यू ऑफ फर्म वाला टॉपिक, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग, अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है वो, इंडिफरेंस पॉइंट भी हो गया, और ये जो बहुत काम आना है यील्ड टू मैच्योरिटी वाला है ना, डिस्काउंटिंग IRR की रेट, ये बहुत काम आने वाला है।